नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम जो कल चर्चा कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने जोधपुर के बाद हमने देख लिए थे, पाली के शिलालेख देख लिए थे, बाड़मेर के किराड़ुओं के, ज्यादातर परमार वंश के शिलालेखों का कल अपन ने ज्यादा जिक्र किया था। ठीक है, आज अपन कुछ नए शिलालेख डिस्कस करने वाले हैं, सीकर के, जयपुर के, सिरोही के और कोटा के। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना शिलालेख आता है वो सीकर के शिलालेखों में अपन देखते हैं। तो सीकर में एक शिलालेख आता है जिसको अपन बोलते हैं हर्षनाथ मंदिर का शिलालेख। ये लगभग अपना पड़ता है हर्ष पर्वत, सीकर में फेमस है। हर्ष पर्वत पर ये शिलालेख अपना पड़ता है और ये शिलालेख खुदवाया था किसने? अल्लट। किसने खुदवाया था? अल्लट ने। अल्लट जो था वो बेसिकली तो एक गुहिल शासक था और गुहिल शासकों ने यहाँ पर सीकर में आके, यहाँ से उदयपुर से सीकर में आके शिलालेख कैसे खुदवाए, इसके पीछे भी एक कहानी। गुहिल एक्चुअली जो है चौहानों के उस समय सामंत हुआ करते थे। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि गुहिल जो थे वो चौहानों के सामंत थे, इस चीज का जिक्र आपको कहाँ मिलेगा, तो ये लगभग आपको हर्षनाथ मंदिर के शिलालेख से मिलेगा। डायरेक्ट लिंकेज नहीं, लेकिन अल्लट से लोग अंदाज लगाते हैं। जो अल्लट मेवाड़ के राजा हुए थे, जिसे आलू रावत भी बोलते थे, आलू रावत अल्लट, जिसने नौकरशाही की स्थापना करी थी। और जो हून रानी हरिया देवी थी, अपन बहुत प्रॉपर डिस्कशन करेंगे जब अपन उदयपुर का मेवाड़ राजवंश पढ़ेंगे, गुहिल वंश, तो अपन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अल्लट सामंत थे विग्रहराज के। तो विग्रहराज और दुर्लभराज इन समय में अल्लट हुआ करते थे, तो इनके सामंत थे अल्लट। और इन्होंने चौहानों के वंश क्रम का भी जिक्र किया है इस शिलालेख में। हर्ष मंदिर का शिलालेख है, हर्षनाथ मंदिर का, हर्ष पर्वत पर पड़ता है अपने, और इनमें चौहानों का वंश क्रम और चौहानों की उपलब्धियों का अपने को जिक्र मिलता है। और अल्लट ने ये खुदवाया था। और अल्लट कहाँ का राजा थे अपने? ये गुहिलों के राजा थे जो चित्तौड़गढ़ से शासन कर रहे थे। ठीक है, अल्लट का याद रख लेना आप। नेक्स्ट अपना जो आता है सीकर में एक ही है इंपॉर्टेंट शिलालेख। इसके बाद अपन सिरोही में आते हैं। सिरोही में अपने कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं, जैसे अपना बसंतगढ़ का शिलालेख है। बसंतगढ़ अपने ऑब्वियसली बात है, कुंभा ने बहुत सारे दुर्ग बनाए, तो बसंतगढ़ भी एक दुर्ग है जो कुंभा ने उसकी या तो बनवाया था या उसकी मरम्मत करवाई थी, ऐसा जिक्र हमें मिलता है। ठीक है, तो बसंतगढ़ अपने लगभग सिरोही में पड़ता है, लगभग पिंडवाड़ा वाला एरिया है, वहां पे पड़ता है इस बसंतगढ़, है ना, पिंडवाड़ा जो तहसील है उसमें पड़ता है। और लगभग 625 एडी के आसपास का अभिलेख है बसंतगढ़। अच्छा, क्वेश्चंस यहां से ये बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फ्रीक्वेंटली बनता है, कि बसंतगढ़ जो अभिलेख है वहां पर हमें सामंत प्रथा का सबसे, राजस्थान में प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है अपने को? सामंत प्रथा का बसंतगढ़ से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सामंत प्रथा का राजस्थान में जिक्र कहां मिलता है, तो वो है बसंतगढ़ शिलालेख। 625 एडी का बसंतगढ़ शिलालेख है। और इसमें जो है वर्मलात नाम का जो स्थानीय शासक था सिरोही का, उस टाइम पे वर्मलात स्थानीय शासक था। और इस चीज से इसमें यह भी पता लगता है कि जो शिलादित्य थे, शिलादित्य यहाँ मेवाड़ के शासक थे अपने। ठीक है, शिलादित्य ने के समय में जावर के खनन उद्योग पर जो है बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। तो ये जिक्र भी अपने को कहां पे मिलता है? अपने को बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। कब का है? 625 का है। ठीक है, इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। और इसकी लिपि क्या है? कुटिल है। भाषा संस्कृत, लिपि कुटिल। वर्मलात नामक स्थानीय शासक का जिक्र मिलता है। यह भी पता चलता है कि शिलादित्य जो अपने उदयपुर के शासक थे, उन्होंने जावर के खनन उद्योग पर प्रकाश डाला, जिन्होंने जावर के खनन उद्योग को बहुत ज्यादा जोर दिया। ठीक है, बसंतगढ़ 625 से मिलता है। ओके, फिर आता है अपना अचलेश्वर मंदिर। ठीक है, अचलेश्वर जो है लगभग अपना पड़ता है 1285। अचलेश्वर 1285 के आसपास पड़ता है। बापा से लेके समर सिंह के टाइम तक का जो जिक्र है वो कहां पे मिलता है अपने को? अचलेश्वर में। अचलेश्वर बेसिकली तो समर सिंह जी ने खुदवाया था। अचलेश्वर शिलालेख 1285 का है। और बप्पा रावल से लेके समर सिंह तक का इतिहास अपने को यहाँ पर जानकारी मिलती है। ये बताया गया था कि जो बप्पा रावल थे, उन्होंने है ना हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य और शक्ति प्राप्त करी थी तपस्या करके। हरित ऋषि जो तपस्या करी, हरित ऋषि ने जो है वो नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े ज्ञानी परम भक्त व्यक्ति थे हरित ऋषि। तो इन्होंने जो है तपस्या से बप्पा को राज दिलवाया था।
ये बात किसमें मेंशन है? अचलेश्वर शिलालेख 1285 में, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और दुर्जन संहार इन्होंने किया था और इससे जो है वहां की भूमि जो है रक्त रंजित हो चुकी थी। ये बात भी कहां मेंशन है? अचलेश्वर में। मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट, ठीक है। मेवाड़ का प्राचीन नाम कौन कौन से थे? प्रागवाट भी उसको बोलते थे, मेवाड़ को मेदपाट भी बोलते थे। और प्राचीन काल में जो जनपद काल व्यवस्था थी वहां पर उसका नाम था शिवी जनपद, ठीक है। तो मेवाड़ के ये बहुत सारे नाम थे, लेकिन यहां पर अगर कोई पूछ ले कि मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट था, यह उल्लेख किसमें मिलता है? यह उल्लेख अपने को मिलता है अचलेश्वर शिलालेख 1285 में। ओके, तो अचलेश्वर में ये अपने को ध्यान रखना है, 1285 का शिलालेख है, बप्पा से लेकर समर सिंह टाइम के समय तक का जिक्र मिलता है। मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट था, यह अपने को बात अचलेश्वर शिलालेख से प्राप्त होती है। प्लस बापा ने जो है हरित ऋषि के आशीर्वाद से जो है राज्य और शक्ति प्राप्त करी थी, ये बात का जिक्र भी कहां पर मिलता है? अचलेश्वर से। अच्छा, अचलेश्वर के रचयिता, शिलालेख का रचयिता कौन था? वेद शर्मा। मैंने पहले भी बोला था कि ज्यादा पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक फैक्ट के तौर पे अगर कभी अपनी चीजों को मेंशन कर दो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस इसमें ये याद रखना। वेद शर्मा इसके रचयिता थे, शुभचंद्र इसके लेखक थे, और उत्कीर्ण किसने कराया था? कर्म सिंह सूत्रधार ने। किसने कराया था उत्कीर्ण? कर्म सिंह सूत्रधार, है ना। ये किसका जिक्र कर रहे हैं अपन? अचलेश्वर शिलालेख का। कब का है? 1285। इसके बाद आता है अपना लूण वसही। लूण वसही जो अपने दिलवाड़ा टेम्पल है उसमें एक शिलालेख मिला है। अपन दिलवाड़ा टेम्पल जब टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे बहुत अच्छे से जिक्र करेंगे कि वास्तुपाल कौन था, तेजपाल कौन था, भीम सिंह के कौन मंत्री थे, सोम सिंह का कौन मंत्री था, ठीक है। ये थोड़ा सा उस टाइम पे अपन ज्यादा जिक्र करेंगे, लेकिन अब आप ये दोनों नाम याद रख लेना, वास्तुपाल और तेजपाल। ये सोम सिंह के मंत्री थे, गुजरात के शासक। और सोम सिंह के मंत्री कौन थे? वास्तुपाल। वास्तुपाल के भाई थे तेजपाल। तेजपाल की वाइफ थी अनुपमा देवी। किसकी? तेजपाल की वाइफ थी अनुपमा देवी। उसके लिए जो है ये देलवाड़ा में टेम्पल्स बनाए गए थे। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है आबू के जो परमार वंश है ना, उनके लिए एक लेख लिखवाया गया आबू के परमार वंशों द्वारा, और ये लूण वसई लेख था। ये सोम सिंह जो थे वो आबू के परमार वंशी थे। सोम सिंह जी के द्वारा जो है, क्योंकि मंत्री कौन था सोम सिंह जी का? वास्तुपाल। तो वास्तुपाल ने क्या करा था? ये मंदिर बनवाया था देलवाड़ा का टेम्पल। तो वहां पे आबू परमार वंश का अपने को एक अभिलेख मिलता है, और वो संस्कृत गद्य भाषा में। किसमें? संस्कृत गद्य भाषा में। इसकी प्रतिष्ठा किसने करवाई थी? विजयसेन सूरी। ये भी ध्यान रख लेना कि जो आबू के दिलवाड़ा टेम्पल थी, ठीक है, उसमें जो अपने को शिलालेख मिला है जिसको अपन लूण वसई कहते हैं। लूण वसई कब का शिलालेख है? लगभग 1230 में ही कंप्लीट हुआ था। 2 फेजेज में बना था ये मंदिर। मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। 1230 में जो सेकंड फेज में बना मंदिर, उसमें विजयसेन सूरी इसकी प्रतिष्ठा करेंगे, इस शिलालेख की, लूण वसई शिलालेख की। ये बात ध्यान रखना आप। इसके बाद सीकर में अपन ने पढ़ लिया हर्षनाथ मंदिर का, और सिरोही में अपन 3 शिलालेख पढ़े, बसंतगढ़, अचलेश्वर और लूण वसई। कोटा में एक ही शिलालेख है, कणस्वा। कणस्वा जो शिलालेख है 738 एडी का शिलालेख है, और ये मौर्य शासक थे धवल, उनका शिलालेख है। अब देखो आप राजस्थान का अपन इतिहास पढ़ेंगे ना, प्राचीन काल के राजस्थान के इतिहास में हम देखेंगे राजस्थान में कुछ मौर्य डायनेस्टी के अंश बचे हुए थे, ठीक है। हम देखते हैं मौर्य, ये मौर्यों के अभिलेख इधर के साइड के पूरे, ये अशोक का बेराट अभिलेख वगैरह, ये भी किसका है? अशोक का। तो अशोक भी मौर्य था, और उसके अंश पे जो है कणस्वा थे। कणस्वा में धवल राजा थे मौर्यों के। अच्छा, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ में भी अपने चित्रांगद मौर्य ने तो चित्तौड़गढ़ किला बनाया। किसने बनाया? चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांग मौर्य भी आता है। चित्रांगद मौर्य ने बनाया। एक मान मौर्य नाम के शासक हुए थे, तो लगभग 730 के आसपास, ये इसी टाइम का अभिलेख ये है कणस्वा, और 730 के आसपास मान मौर्य को जो है ना बप्पा रावल हरा के चित्तौड़ का दुर्ग इनसे छीनेंगे। तो लगभग उसी टाइम फेज में जब मौर्य शासन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, उसके बाद मौर्य है ना जगह जगह जाके बस गए थे उनके सैनिकों के तौर पे। तो वो चित्तौड़ में भी बसे, कोटा में भी बसे। तो कोटा में कणस्वा धवल मौर्य ब्रांच है एक तरीके से, तो धवल नाम के शासकों द्वारा संचालित होती रही। और इधर चित्तौड़ में चित्रांगद मौर्य जो है, और चित्रांगद मौर्य से अपन एक सीरीज देखते हैं, वो मान मौर्य तक आती है, जो लगभग 730-736 के आसपास ही बापा रावल जीत लेते हैं चित्तौड़ का दुर्ग। इस मान मौर्य के टाइम पे जीतेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रख लेना। तो कणस्वा में इतना ही ध्यान रखना ज्यादातर कि ये धवल शासक
मौर्य था, जो इसको 738 का अभिलेख है कणस्वा, इनकी जानकारी देता है। तो राजस्थान में मौर्यों की जानकारी देने वाला अभिलेख, एक तो अपन पढ़ेंगे मान मौर्य का अभिलेख बाद में, वो भी है, और एक कणस्वा का अभिलेख भी मौर्य शासन की जानकारी देता है। कभी कभी क्या होता है, एक ऑप्शन नहीं देता है, दूसरा ऑप्शन दे देता है, तो आप ये दोनों चीजें ध्यान रख लेना। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये कनेक्टेड हिस्ट्री है। अब ये सारे जो अभिलेख है ना, वो सारे मौर्यों के अभिलेख भी तैयार हो गए। अगर आप इसको डिफरेंट सिनेरियो में देखोगे तो ये सारे मौर्यों के अभिलेख याद हो गए आपको। ये आमेर का लेख है, ये थोड़ा सा अलग है। अब अपन जयपुर के देखते हैं, जयपुर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शिलालेख है। जयपुर में जो पहला शिलालेख है वो अपने अशोक के बेराट अभिलेख हैं। जयपुर में दो मिले हैं शिलालेख, अशोक के जो बेराट अभिलेख से दो शिलालेख मिले हैं। बेसिकली इनकी ये लगभग 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास का टाइम है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व का समय है, और इनकी भाषा जो है वो प्राकृत है, और इनकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी है। ठीक है, एक चीज याद रख लेना, इसमें कुटिल लिपि है बसंतगढ़ शिलालेख में। कौन सी लिपि है, कुटिल, और भाषा कौन सी है, संस्कृत, और इसमें कौन सी भाषा है, प्राकृत, लिपि कौन सी है, ब्राह्मी। ठीक है, फिर इसमें दो टाइप के शिलालेख मिलते हैं अपने को। एक तो बीजक पहाड़ी है, वहीं पे है, बेराट में ही है, बेराट में दोनों पहाड़ी है, बीजक पहाड़ी और भीम डूंगरी। ठीक है, तो बीजक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ड नाम के व्यक्ति थे, ये निकल रहे थे, और इनको 1837 के आसपास, ये बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के जो है काफी प्रबुद्ध प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हुए हैं कैप्टन बर्ड। तो कैप्टन बर्ड बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से संबंधित थे। तो ये भी प्रश्न पूछ लेता है कई बार कि कैप्टन बर्ड का संबंध किससे था, तो वो था बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से। और ये बीजक जो पहाड़ी थी, वहां पे इन्होंने जो है एक अभिलेख खोज करेंगे, और ये जो अभिलेख था ये था अशोक का अभिलेख। और ये अभिलेख पहला ऐसा अभिलेख है जहां पर हमें अशोक को बौद्ध धर्म से संबंधित व्यक्ति मान सकते हैं। कारण, क्योंकि यहाँ पर दो चीजों का जिक्र करता है। ये लगभग 7 के आसपास धार्मिक ग्रंथों का विवरण मिलता है जो पूरी तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित थे। और दूसरा जिक्र ये मिलता है कि इसमें बुद्ध धम्म और संघ में जो है अशोक अपनी आस्था व्यक्त करता है। और जब बुद्ध धम्म संघ में अशोक अपनी आस्था व्यक्त करता है, तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म में विश्वास रखता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में विश्वास रखता है। इस चीज का जिक्र कहां पे अपने को प्राप्त होता है, भारत में, पूरे भारत में अपने को बीजक पहाड़ियों से प्राप्त होता है, भाब्रू अभिलेख जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, फिर एक भीम डूंगरी पे भी मिला है, लेकिन ये ऐसा अभिलेख है जो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट था, इसको मतलब पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये कहीं कहीं से बहुत जगह से है ना जो टूट फूट गया था, तो इस वजह से ये प्रॉपर पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसको बोलते हैं दुष्पाठ्य, पढ़ने योग्य नहीं है। ठीक है, ये खोज किसने करी थी, ये खोज करी थी कार्लाइल ने 1871-72 के आसपास। ठीक है, एसीएल कार्लाइल 1871-72 में। ठीक है, इन्होंने इसकी खोज करी थी। अपन पढ़ेंगे और आगे जब सभ्यताएं पढ़ेंगे ना, तो एसीएल कार्लाइल के बारे में और अच्छे से जिक्र करेंगे। फिर रूपनाथ और सहसाराम अभिलेख की नकल बताते हैं इसको। तो रूपनाथ और सहसाराम जो अभिलेख मिलते हैं अपने को, उसकी नकल कहां पे है, भीम डूंगरी वाले अभिलेख में। हालांकि ये पूरी तरह से पढ़ा नहीं गया, लेकिन जो जिस तरीके से उसकी पंक्तियों का सेटलमेंट अपन देखते हैं ना, वो लगभग उन्हीं से मैच करता है जो रूपनाथ और सहसाराम में मिलते हैं। तो अशोक ने जो अभिलेख खुदवाए थे ना बेसिकली, तो वो सारे अभिलेख ऐसे थोड़ी थे कि अलग अलग, हर अभिलेख में अलग अलग लैंग्वेज आपको मिले। कुछ अभिलेख जो थे बिल्कुल सेम थे, एक तरीके से फैक्ट्री में तैयार हो रहे थे अभिलेख, फैक्ट्री में तैयार हो गए, अलग अलग जगह पे जैसे जैसे स्थान है उसके अकॉर्डिंग जो है अभिलेख खुदवाए जाते थे। तो ये ऐसा था। तो रूपनाथ और सहसाराम से मैच करता है कौन सा अभिलेख, भीम डूंगरी वाला अभिलेख। फिर एक आमेर का लेख है, ये लगभग 1610, ये मानसिंह के टाइम का है, 1610 का, मानसिंह 1616 तक रहेंगे, तो 1610 के आसपास जो है वो आमेर का लेख खुदवाएंगे। आमेर का लेख क्यों खुदवाएंगे, जहांगीर की सलामती, सलीम जो थे ना, सलीम भांजे, इवन सलीम तो भांजा तो भगवान दास जी का होगा, लेकिन मानसिंह के भी क्या हो गए एक तरीके से चचेरे भाई, मेरे भाई। तो सलीम की सलामती की दुआ के लिए जो है ये अभिलेख खुदवाया गया था। और इसमें जिक्र मिलता है अपने को पृथ्वीराज, भारमल, भगवान दास और मानसिंह का। तो मानसिंह तो स्वयं खुदवाए गए थे, तो किसका किसका जिक्र मिलता है, पृथ्वीराज जो अपने कोटड़ी प्रथा जिसको अपन बोलते हैं ना, उसके जो जन्मदाता थे वो यही थे, पृथ्वीराज। ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे कछुआओं में, भारमल, भगवंत दास और मानसिंह, इन सब का जिक्र मिलता है। इनके जो अचीवमेंट्स है उन पर बात होती है। ठीक है, और इसमें यह भी जिक्र मिलता है कि जो मानसिंह है उसने जमवा रामगढ़ के दुर्ग बनवाए हैं, कुएं बाग उनका निर्माण करवाया है। इन चीज का उल्लेख कहां पे अपने को मिलता है, आमेर के लेख में।
फटाफट से एक बार रिवीजन करते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ज्यादा फालतू की चर्चाएं ना करके, क्योंकि बिकॉज मैंने शुरुआत में प्रयास किया, तो जिस हिसाब से मुझे पर्सनली लगता है कि वो एक्सपीरियंस थोड़ा ठीक नहीं रहा, तो ज्यादा ज्ञानबाजी करने से अच्छा है आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करो, और जो इसमें क्रक्स है ना, उन चीजों को आपको 15 से 20 मिनट 25 मिनट में खत्म करके चैप्टर समराइज कर दूं। मतलब इससे क्या होता है, देखो आपको भी बोरियत ना हो, क्योंकि आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत सारी चीजें, ठीक है। आप कनेक्टेड हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, जैसे कल अपन ने ज्यादातर परमाणु के शिलालेख कवर कर लिए, जिस उस हिसाब से मैं डिस्ट्रिक्ट ले रहा हूँ। जैसे आज मैंने मौर्यों के पूरे लगभग शिलालेख एक साइड में कर दिया, आप मौर्यों के सारे शिलालेख इस पंक्ति में देख सकते हैं। और कल अपन ने ज्यादातर परमाणु के शिलालेख लिए थे। एक ये परमार का एक और शिलालेख आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आबू के परमाणु का लूण वशिष्ठ जो शिलालेख है। बाकी अपन लगभग ऐसा क्या कनेक्टेड करके मैंने इतिहास का जो है नोट मेकिंग की है, तो इस वजह से मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको वो कनेक्टेड हिस्ट्री का एक पार्ट दिखेगा, ठीक। अब फटाफट से अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में अपन यही करेंगे कि जो हर्षनाथ मंदिर है वहां पे जो शिलालेख मिलता है अपने को 973 एडी का शिलालेख है। अल्लट ने खुदवाया था। अल्लट मैंने बताया आपको कहां का शासक था, मेवाड़ का शासक था। किसके अंडर सामंत थे ये लोग, ये थे चौहानों के अंडर। ये विग्रहराज और दुर्लभ राज सेकंड के टाइम पे जो है ये अपने को कहां मिलता है, चौहानों में, ठीक है। उस समय पे क्या है, ये इनका सामंत था, ठीक है। इसके अलावा ये चौहानों के वंशक्रम, उनकी वंशावली, विग्रहराज दुर्लभ राज तक की वंशावली मिलती है, प्लस इनकी उपलब्धियां मिलती है, दोनों चीजें, ठीक है। फिर इसके बाद बसंतगढ़ का जो अभिलेख है वो सामंत प्रथा का जिक्र करता है। सामंत प्रथा के अलावा जो यहाँ का स्थानीय शासक था वर्मलाद, उसका जिक्र करता है। संस्कृत भाषा का अभिलेख है, और कुटिल इसमें लैंग्वेज, कुटिल जो इसके स्क्रिप्ट है, मतलब स्क्रिप्ट मतलब बोलते हैं अपन लिपि, तो लिपि कौन सी है, कुटिल, और भाषा कौन सी है, संस्कृत, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रख लेना। फिर अचलेश्वर शिलालेख 1285 का है, बप्पा रावल से लेके समर सिंह के टाइम का है। मेवाड़ को मेदपाट कहां पे कहा गया है, अचलेश्वर में 1285 में मेवाड़ को मेदपाट कहा गया है। बप्पा के दुर्जन संहार से जो है धरती लाल हो गई है, इस बात का जिक्र है। प्लस हारित ऋषि की जो तपस्या है, हारित ऋषि की तपस्या से जो है उनको बापा को राज्य मिला है और उस राज्य शक्ति मिली है, तो इस चीज का भी जिक्र कहां पर है अपना, इस चीज का भी जिक्र है अचलेश्वर में 1285 में। 1230 के आसपास लूण वसई नाम का अभिलेख अपने को मिलता है देलवाड़ा से, है ना। और वास्तुपाल और तेजपाल दो भाई थे, तो इन्होंने जो है वो देलवाड़ा के टेम्पल्स बनाए थे सेकंड फेज में। आबू के परमार वंश पर जिक्र कर, आबू के परमार वंश पर जो है प्रकाश डालता है। प्लस संस्कृत गद्य में है पूरी तरह से, न पद्य, गद्य पद्य चंपुशैली नहीं है इसमें, सिर्फ संस्कृत गद्य में है, ठीक है। इसकी जो प्रतिष्ठा है विजयसेन सूरी इन्होंने करी थी। फेमस उस समय के पंडित थे, पंडित मतलब जेएनयू में भी पंडित होते हैं, उस समय के प्रबुद्ध व्यक्ति थे जेएनयू में, ठीक है, विजयसेन सूरी, तो बहुत महान आदमी है। और इन्होंने जो है इसकी जो शिलालेख था इसकी प्रतिष्ठा किसने करी थी, विजयसेन सूरी ने। फिर जयपुर में अपन देखते हैं अशोक के बैराट अभिलेख में मिलता है अपने को जिक्र, किसका, 3rd सेंचुरी बीसी का है अभिलेख। भाषा है प्राकृत और लिपि है इसकी ब्राह्मी। दो टाइप से शिलालेख मिलते हैं, एक बीजे की पहाड़ी में मिलता है, एक भीम डूंगरी में मिलता है। बीजे की पहाड़ी वाला जो है 1837 में खोजा जाता है कैप्टन बर्ड द्वारा, और इसमें जो है अशोक को ये जो शिलालेख है वो बौद्ध प्रूव करता है। प्लस इसमें क्यों बौद्ध प्रूव करता है, पहला तो इसमें ऐसा जिक्र आता है कि अशोक ने लगभग 7 के आसपास धार्मिक ग्रंथों का इसमें विवरण दिया है। सारे जो ग्रंथ है वो अपने बुद्धिस्ट ग्रंथ है, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है। और दूसरा इसमें ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बुद्ध धम्म संघ, इसमें अपना अशोक आस्था प्रकट करता है, और इसमें कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ये चीज का जिक्र कहां पे होता है, अपने को बीजे की पहाड़ी वाले लेख में। दूसरा है भीम डूंगरी वाला लेख। भीम डूंगरी वाला लेख जो है 1871-72 में कार्लाइल खोज करता है इसकी। ये पढ़ा नहीं गया है, लेकिन इसको रूपनाथ और सहसाराम की कॉपी माना जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है आमेर का लेख 1610 का है। जहांगीर या सलीम की दुआ, सलामती की दुआ करता है। पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास, मानसिंह, पृथ्वीराज से लेके भारमल, भगवंत दास, मानसिंह का जिक्र होता है। और ये कछुआओं का शिलालेख है। और जम्मू रामगढ़ का दुर्ग कैसे बनाया है ना, उसके जम्मू रामगढ़ का दुर्ग नहीं बनाया इसने, जम्मू रामगढ़ प्राकार दुर्ग है, जम्मू रामगढ़ टाइप के दुर्ग बनाया इसने, है ना, जम्मू रामगढ़ टाइप के दुर्ग बनाए। फिर कुआ और बाग का निर्माण भी करता है, उल्लेख करता है ये। और फिर आता है कणस्वा।
कणस्वा जो है अपने मौर्य शासक धवल का है। इसमें अब आपको कहीं भी दिक्कत आए आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और मैं आशा करता हूं आप लोग पढ़ेंगे, कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे और मेहनत करते रहिए, बिकॉज मेहनत का कोई जवाब नहीं। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का कोई भी आपको कहीं भी कंफ्यूजन लगता है तो आप बिल्कुल उसको कमेंट सेक्शन में डालिए और मैं आपकी चीज का रिप्लाई करूंगा। अगर मुझसे कोई गलती भी हो सकती है, डेफिनेटली मैंने नोट मेकिंग किया था तो हो सकता है इसमें भी कोई गड़बड़ हो, तो मैं इसको भी दूसरे सोर्सेज से कंफर्म करके आपको मैं बता दूंगा। और आपको जो है हमारे जो लेक्चर्स है वो कैसे लग रहे हैं आप बिल्कुल इसको कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, ताकि हम और ऊर्जावान रहें और अच्छे से वीडियो लेके आते रहें। और मेरा तो यही अनुरोध रहेगा, आप सब जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों से जोड़ें, है ना। और अपन अगले लेक्चर के तक के लिए मेरी तरफ से आपको नमस्कार, और अपन अगले लेक्चर में मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।